हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों ने अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा है। हम लोग उस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ही आगे एक स्वप्रेरण पढ़ रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यदि किसी भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। उसके अंदर से जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन आना चाहिए, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक कुंडली है। अब इस कुंडली में ये सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है। अभी इसके अंदर कोई भी धारा नहीं बह रही है। यदि हमने इस कुंजी को ऑन कर दी, कुंजी बंद कर दी, तो इसके अंदर धारा बहनी शुरू हो जाएगी। धारा धीरे धीरे इसमें बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर ये सेल इस कुंडली के अंदर मान लिया 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सकता है अधिक से अधिक, तो 10 एम्पीयर की धारा स्विच के ऑन करते ही नहीं हो जाएगी, बल्कि धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, 0 से शुरू होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 10 एम्पीयर तक यानी मैक्सिमम तक जाएगा। तो जब इसके अंदर जाने वाली धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमें जानते हैं कि कोई भी कुंडली अगर उसमें धारा बहती है तो वो चुंबकत्व प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ये कुंडली चुंबक बन जाएगी। इसका एक सिरा नॉर्थ हो जाएगा, एक सिरा साउथ हो जाएगा। कौन सा सिरा नॉर्थ होगा, कौन सा सिरा साउथ होगा, इसके लिए हमने पढ़ा है कि अगर उस कुंडली के उस सिरे की तरफ हम देखें तो अगर धारा उसके अंदर जा रही होगी, वो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जा रही है, वामावर्त जा रही है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जा रही है। यदि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जा रही है तो इसका मतलब वो सिरा नॉर्थ होगा और उसके दूसरी तरफ वाला अपने आप साउथ हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारे ये कुंडली है, जब इसके अंदर विद्युत धारा बहनी शुरू होगी तो ये चुंबक बनने लगेगी, यानी ये चुंबक बन जाएगी, लेकिन इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने लगेगा। जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा वो चुंबकीय फ्लक्स भी तो इसी के अंदर से होके जाएगा, वो बाहर भी रहेगा और इसके अंदर से भी चुंबकीय फ्लक्स होके जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर से होकर जाएगा, इस कुंडली के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स जाएगा। जब इस कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स जाएगा तो उस फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर धारा में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, अर्थात इसके अंदर से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, अर्थात इस कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। और हमें जानते हैं कि जब भी किसी चालक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने आप पैदा हो जाता है। इसका मतलब जब इसके अंदर धारा हमने प्रवाहित करना शुरू किया तो उस धारा के प्रवाहित होने के कारण से इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा और इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो इसी कुंडली में अपने ही धारा परिवर्तन के कारण, धारा तो इसके अंदर परिवर्तित हो रही, इसी कुंडली में धारा हमने बहाई है, अपने ही धारा परिवर्तन की दर के कारण उसमें स्वप्रेरित यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है इसे ही हम स्वप्रेरण कहते हैं, यानी अपने ही धारा के कारण उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, इसीलिए इसको हम स्वप्रेरण कहते हैं। और ये जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण पैदा होता है, अर्थात चूंकि ये हमारा ये बंद परपथ है तो इस कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो धारा प्रवाहित करेगा और वो जो धारा बहेगी वो हमारी लगाई गई धारा की विपरीत दिशा में बहेगी,
इस दिशा में बहेगी। ये प्रेरित धारा की दिशा है, ये धारा प्रेरित धारा की दिशा है। और ये जो धारा की दिशा है, ये जो हमने लगाई है सेल की धारा की दिशा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो धाराएं, एक धारा जो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से पैदा हुई और एक धारा जो जा रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा होती है। यानी इसके अंदर बहने वाली धारा का मान बढ़ रहा है तो ये उसका विरोध करेगी, ये बढ़ने नहीं देगी। और इसीलिए ये धारा जो जा रही है ये तुरंत अधिकतम मान को प्राप्त नहीं करती, धीरे धीरे इसका मान बढ़ता है क्योंकि ये विरोध करती रहती है। धीरे धीरे मान बढ़ते बढ़ते जब इसका मान अधिकतम हो जाएगा, सेल की धारा अधिकतम हो जाएगी तो धारा के मान में परिवर्तन बंद हो जाएगा और इसलिए इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो जाएगा, उसमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल भी खत्म हो जाएगा और इसलिए धारा भी समाप्त हो जाएगी। फिर केवल आपकी एक धारा उसके अंदर रह जाएगी। लेकिन जिस समय धारा का मान इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा होगा उस समय इसके अंदर प्रेरित धारा पैदा होगी। हम इसी को स्वप्रेरण कहते हैं कि किसी भी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, किसी भी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या आप उसको धारा भी कह सकते हैं, प्रेरित धारा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लें कि यदि हमने स्विच को ऑन किया है, इसको हमने जो इसका कुंजी है इसको बंद कर दिया तो धारा बहनी शुरू होगी और ये प्रेरित धारा उसका विरोध करेगी, अर्थात वो धारा को बढ़ने नहीं देगी। और अगर हमने स्विच को ऑफ कर दिया, यदि हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो धारा का मान घटने लगेगा और एक बार की घटेगा, एकाएक घटता है, धारा का मान एकाएक घटता है। जब धारा का मान एकाएक घटेगा तो क्या होगा कि ये जो प्रेरित धारा है उसका मान घटने नहीं देगी, अब उसके मान को बढ़ाएगी, यानी उसी दिशा में बहने लगेगी जिधर को आपने धारा लगाया था। पहले तो उसके विपरीत दिशा में बह रही थी लेकिन अब उसके उसी दिशा में बहेगी। चूंकि एकाएक स्विच ऑफ होता है इसलिए प्रेरित धारा बहुत अधिक होती है और इसलिए वो इसके अंदर से जब बहती है तो जहाँ पर स्विच होता है वहाँ चिंगारी निकलती है। इसलिए जब किसी भी स्विच को हम ऑन करते हैं तब तो नहीं पता चलता, लेकिन जब स्विच को ऑफ करते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी इसलिए निकलती है कि स्विच के ऑफ होने पर धारा का मान एकाएक शून्य हो जाता है, एकाएक जीरो पे आता है और इसलिए प्रेरित धारा जो पैदा होती है उसका मान बहुत ही अधिक रहता है क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर बहुत अधिक रहती है और इसलिए वो धारा का मान अधिक होने के कारण वो इस स्विच के अंदर से चिंगारी के रूप में निकलती है, इसीलिए वो हमको चिंगारी दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए फेरों की संख्या n है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तथा
प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई बी हो, फाई माने फ्लक्स, बी माने चुंबकी हो, तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स बराबर होगा, एक फेरे से संबंधित है फाई बी और फेरों की संख्या n है, तो हो जाएगा n फाई बी। और फ्लक्स का मान धारा पर निर्भर करता है। धारा का मान जितना ही अधिक होगा, कुंडली से संबंध फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। फ्लक्स n फाई बी अनुक्रमानुपाती आई, जो इसके अंदर धारा बह रही है उसका अनुक्रमानुपाती होगा, या n फाई बी इक्वल टू एल आई, जहां यल एक स्थिरांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। स्वप्रेरकत्व, जहां यल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये यल हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस यल इक्वल टू हुआ, ये तो हुआ नंबर 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n फाई बी अपान आई। यहां पर एक हमारा ये यल का मान इतना हुआ, जरूरत कहीं यल की पड़ती है तो इस सूत्र का भी हम प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारा यन है या यल है, इसको इसके हम मात्रक और विमा ये भी निकालते हैं, लेकिन इसके मात्रक और विमा निकालने के पहले हम इसको और थोड़ा हल करते हैं। n फाई बी इक्वल टू एल आई, इसलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n इक्वल टू डी बाई डी टी टू n फाई बी। फ्लक्स परिवर्तन की माइनस नेगेटिव दर के बराबर होता है। इसका मान हमें पता है, यह बराबर है एल आई, हमने इसकी जगह एल आई रख दिया, माइनस डी अपान डी टी
एल आई, दिस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा हुआ कुंडली के अंदर अपनी ही धारा के परिवर्तन के कारण, ये उसका मान है। मान अगर निकालेंगे तो प्लस रखेंगे, अदरवाइज चिन्ह सहित ये आएगा माइनस एल डी आई अपान डी टी। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व है एल, वो बराबर हुआ ई अपान डी आई अपान डी टी। तो एक तो इससे हम इसका डिफिनीशन निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी कुंडली के यल का तात्पर्य क्या है। कुंडली के यल का तात्पर्य क्या है? यदि किसी भी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर हो, तो एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ही, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसका मान या उसका आंकिक मान उस कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व के बराबर होता है। तो किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण, एकांक धारा परिवर्तन, एकांक धारा परिवर्तन की दर, दर माने इसके परिवर्तन का रेट, एकांक धारा परिवर्तन की दर, इसको हम एक कर दें, डी आई बाई डी टी का मान एक हो जाए। एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। यानी यहां पर हमने देखा कि ई बराबर एल डी आई बाई डी टी या एल बराबर ई डी आई बाई डी टी। अब यदि डी आई बाई डी टी ये धारा परिवर्तन की दर है, अगर इसका मान 1 हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, अगर ये 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाता है तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो ई और एल बराबर हो जाएगा। तो एल का मान ई के आंकिक मान के बराबर है। तो उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो 1 एम्पियर पर सेकंड धारा परिवर्तन के कारण उसमें उस कुंडली में पैदा हो रहा है। तो कोई भी हमारे पास कुंडली हो, उसमें 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से अगर धारा परिवर्तन किया जाए तो उसमें जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, वही उस कुंडली का के स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। तो ये तो हो गया कि स्वप्रेरकत्व हम किसे कहेंगे, उस किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व हम किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हमको इसका मात्रक और इसकी विमा निकालनी। वैसे आप देखें तो एल इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी। ई इस हिसाब से अगर देखें तो ई का मात्रक क्या होगा, तो इसको तो जानते हैं, ये है विद्युत वाहक बल, इसे हम वोल्ट कहते हैं। डी आई एम्पियर, ये डी टी उलट के ऊपर चला गया तो ये आपका हो गया सेकंड। तो वोल्ट सेकंड
प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। हम चाहें तो इस वोल्ट को भी बदल सकते हैं। ये जो वोल्ट एम्पियर पर सेकंड है, हम हेनरी कहते हैं इसे, हेनरी। ये हेनरी है। किसी भी कुंडली का 100% 1 हेनरी तब होगा जब उसमें 1 एम्पियर पर सेकंड धारा परिवर्तन हो और उसके कारण 1 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो। तो अगर उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर पैदा होगा तो उस कुंडली का 100% 1 हेनरी होगा। हेनरी थोड़ा बड़ा है तो इसे छोटे मात्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 हेनरी, 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी 10⁻⁶ हेनरी। तो ये छोटे मात्रकों का भी प्रयोग हम करते रहते हैं। अब इसकी बीमा क्या होगी? हम बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, यह है वोल्ट। वोल्ट कहते हैं 1 कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में होने वाला कार्य। 1 कूलम्ब आवेश को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, जो कार्य करेंगे। इसका मतलब कार्य बटा आवेश। आवेश कार्य का हुआ यम यल की घात 2 टी की घात -2 कार्य, और ये है आवेश। आवेश बराबर होता है I × T। तो V का हो गया यम L² T-2 अपान धारा का A और T का T। ये तो हो गया हमारा E का, और फिर DI का और फिर DT का। तो इसलिए L का हम निकालते हैं तो L का हो जाएगा E DT अपान DI। रख दीजिए मान। E का हो गया यम, ये E और V एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। ये यम L की घात 2 T की घात -2 अपान A × T। ये आया A का, E का। फिर आगे है DT। DT का हुआ T। फिर नीचे है I का हुआ A। DI और I एक ही चीज़ है, धारा है। ये इसकी बीमा हो गई। यम L2 T-2 A-2। ये 100% की बीमा है। 100% की बीमा। अब 100% का बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि 100% का कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं। अगर हम एक इस प्रकार की का परपथ बना दें, उसका एक उदाहरण है कि मान लीजिए हमने एक परपथ बनाया, ये यहाँ पर एक कुंडली लगाई, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। ये कुंजी है। कुंजी को जो हम ऑन करेंगे तो इसकी धारा यहाँ से बहेगी, इस परपथ से होकर धारा जाएगी। चूँकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ी बहुत धारा जाएगी, कम उजाला देगा ये, लेकिन ज़्यादा धारा इधर से निकल जाएगी और ये धारा इधर से होकर के आएगी, धारा बहेगी। लेकिन जैसे आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच के ऑफ करते ही धारा का मान जो इसमें था वो एकाएक 0 होगा,
और इसलिए इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स एक बारगी जीरो होगा, परिवर्तन आएगा। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा और वो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में धारा बह रही थी। वो धारा के मान को अब जीरो नहीं होने देगा। यहाँ पर स्विच ऑफ है लेकिन यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, इसलिए वो धारा इधर से होकर चली जाएगी और ये बल्ब बहुत तेज रोशनी देकर चलेगा। पहले तो धारा इसको कम मिल रही थी, तेज नहीं जल रहा था, लेकिन जैसे स्विच को ऑफ किया वैसे बहुत तेज रोशनी देकर ही चलेगा। इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रेरित धारा पैदा होती है वो इसके अंदर से होकर जाती है और उसके कारण से इसका प्रकाश बढ़ जाता है। तो इस तरह बहुत सारे और भी जगह हमारे सामने उदाहरण हैं जहां हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। कई प्रकार के परपथ हमारे पास हैं और इसलिए कभी उनके स्वप्रेरकत्व क्या होंगे। उदाहरण के तौर पर समतल कुंडली, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व प्लेन कॉइल, अब ये प्लेन कॉइल है, ये समतल कुंडली है, इस तरह की कुंडली है। एक तरफ से धारा जाती है, एक तरफ से धारा निकलती है, तो ये कुंडली तो चुंबक बन जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा भी है, कुंडली चुंबक बन जाएगी और इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये कुंडली की ये त्रिज्या आर है, इसलिए यदि इसमें धारा आई बह रही हो और कुंडली में फेरों की संख्या n, कुंडली में फेरों की संख्या n, त्रिज्या r तथा धारा I है, इसलिए कुंडली के से संबंध फ्लक्स कितना होगा, तो कुंडली के अंदर का क्षेत्र कितना होगा ये तो हमें मालूम है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण, उसी को चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, उसी को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, B ये बराबर होगा μ0 अपान 4 पाई 2 पाई NI अपान, ऐसा हमने पढ़ाया है। μ0 अपान 4 पाई का मान हमें ज्ञात रहता है 10⁻⁻7 और इसलिए काटते नहीं हम, लेकिन यहाँ चूंकि इसकी जरूरत नहीं है तो इसको अगर काट दें तो इसका मान आएगा 2 पाई से 2 पाई कटाया, नीचे 2 बचा तो आ गया μ0 NI अपान 2R, ये B का मान है। इसलिए कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, ये तो एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली रेखाएं हैं, इसलिए इससे संबद्ध फ्लक्स इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। इसलिए कुंडली से संबद्ध फ्लक्स ये बराबर होगा N phi B, N phi B। तो कुंडली में फेरों की संख्या n है, n से गुणा किया और ये a का मान है और phi B बराबर होता है n इंटू बी ए, NBA, phi B बराबर B इंटू इसका क्षेत्रफल A।
ए बराबर होगा n, बी का मान है म्यू जीरो एन आई अपान 2r। एन बी का मान है म्यू जीरो एन आई अपान 2r और ए का मान पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। तो कुंडली से ये संबद्ध फ्लक्स है और इसलिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व यल बराबर एन फाई बी अपान आई। एन फाई बी अपान आई, ये हमारे पास है फाई बी, एन फाई बी अपान आई। कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, कुंडली में तो यन का प्रयोग हमने कर लिया है ना, ये है, ये यन है, यन फेरों से जा रही है, यन फेरों के द्वारा पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, वो तो कर लिया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा फाई बी इक्वल टू बी ए, फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये बराबर हुआ म्यू जीरो एन आई अपान 2r इंटू ए पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसलिए यल बराबर एन फाई बी अपान आई, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला है इसके पहले कि जो एन फाई बी ये बराबर होता है यल आई, और इसलिए यल बराबर एन फाई बी अपान आई मान रख दिया, ये हुआ एन अपान आई। फाई बी का मान रखा, ये फाई बी का मान है म्यू जीरो एन आई पाई आर स्क्वायर अपान 2r। इस आर स्क्वायर से ये एक आर यहाँ कट जाएगा, इस आई से ये आई भी कट जाएगा, और इसलिए यल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपान 2 म्यू जीरो एन स्क्वायर तो ये तो हो गया हमारे समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अगर कुंडली के अंदर कोई भी कच्चा लोहा या इस तरह की चीज डाल दिया जाए, कोई कोर डाल दिया जाए, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। तब जो निर्वात के लिए हमने ये चुंबकशीलता रखी है म्यू जीरो, फिर इससे म्यू जीरो से म्यू आर से गुणा हो जाएगा, जिसे कहते हैं सापेक्ष माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। यदि कुंडली में कोई क्रोड, इसको कहते हैं क्रोड हो, यानी कोई लोहे की छड़ हो, इस तरह की चीज हो, क्रोड माने कोई कच्चा लोहा, कोई लोहे की छड़, इस तरह की चीज अगर हो कुंडली के अंदर, उससे हम कोड कहते हैं, उससे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यदि कुंडली में कोई क्रोड हो तो उसका यल बराबर हो जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपान 2। हेनरी जहाँ
म्यू आर क्रोड की रिलेटिव यानी सापेक्ष चुंबकशीलता है। तो ये तो हो गया हमारा किसी प्लेन कुंडली का चुंबकीय स्वप्रेरण गुणांक। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सोलेनॉइड है। अगर सोलेनॉइड हो तो सोलेनॉइड में हमको ये पता है कि उसमें किसी सोलेनॉइड परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड इस तरह का रहता है, हम जानते हैं ये सोलेनॉइड है जो स्प्रिंग की तरह से बना रहता है, इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड में यदि लंबाई बराबर n, ये यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है n, लंबाई बराबर n, फेरों की संख्या n, कुल फेरों की संख्या n, तो n बराबर n अपान n। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो n बराबर n अपान n। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र B म्यू जीरो ni, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जीरो n अपान l आई, म्यू जीरो n अपान l, क्योंकि n बराबर n अपान l, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो म्यू जीरो ni। और इसीलिए इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स इसलिए परिनलिका संबद्ध फ्लक्स म्यू जीरो n आई अपान l इंटू यस, जहां यस पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसलिए L इक्वल टू n
फाई बी अपान बहने वाली धारा एन अपान आई म्यू जीरो एन आई एस अपान एल एंड दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर, इस आई से ये आई कट जाएगा तो आ जाएगा यस म्यू जीरो एन स्क्वायर यस अपान यल, म्यू जीरो एन स्क्वायर यस अपान यल। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, एन इक्वल टू एन यल, एन इक्वल टू एन यल, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर यल स्क्वायर यस अपान यल, इस यल से ये कट जाएगा तो हमारे यल का मान आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर यल इंटू यस। इसको हम वॉल्यूम के रूप में भी लिख सकते हैं, यल इंटू यस बराबर वॉल्यूम, यह आपका हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर इंटू वी, यल इंटू यस, जहां यल इंटू यस इक्वल टू वॉल्यूम वी। अब ये तो हो गया इसका परनलिका का स्वप्रेरकत्व। किसी भी कुंडली में जब प्रेरित धारा पैदा होती है तो उसके कारण वहां पर कार्य होता है और जो शक्ति या वो कार्य है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो जिस तरह किसी भी संधारित्र को हम चार्ज कर दें तो उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र पैदा हुआ उसके अंदर वो विद्युतीय ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, हाफ यानी CV स्क्वायर ऊर्जा उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। उसी तरह किसी भी कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है और उसमें धारा में परिवर्तन होता है तो जो प्रेरित धारा पैदा होती है उसके कारण से उसमें जो ऊर्जा है उस प्रेरित धारा को पैदा होने में वो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में एकत्रित हो जाती है। तो वो ऊर्जा कितनी एकत्रित होगी, एकत्रित ऊर्जा तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो उस कारण का विरोध करता है, धारा को परिवर्तित नहीं होने देगा। लेकिन धारा को परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं धारा परिवर्तित होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पे आप प्रेरित धारा पैदा नहीं होगी। इसलिए जो कार्य करेंगे हम वो उस कुंडली में चुंबकीय उसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा। हमको वही निकालना है। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा यदि किसी समय t पर धारा I dt समय
dt समय अंतराल में धारा परिवर्तन। धारा परिवर्तन बराबर di। तो dt समय में धारा में परिवर्तन हुआ di, और इसीलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E ये बराबर हुआ L di अपान dt। ये उसका आंकिक मान है। L di अपान dt ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित धारा पैदा होती है उसके विपरीत जो हमें कार्य करना पड़ेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य मान लिया हमने dw छोटा काम किया, यह बराबर हो जाएगा ei dt। इतना हम विद्युत शक्ति दे रहे हैं जिसके कारण से हमारी जो हम लगा रहे हैं धारा उस कुंडली में वो मेंटेन रहे। नहीं तो प्रेरित धारा उसका विरोध कर रही है, उसकी विपरीत हमको वर्क करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। तो प्रेरित धारा के विपरीत जो हम कार्य करते हैं वो लगातार विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही उस कुंडली के अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, क्योंकि कुंडली चुंबक बन जाती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। हमको ये निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर ei dt, या dw इक्वल टू ई का मान हमें पता है L di बाई dt i dt। ये dt से dt कट गया, और इसीलिए यह धारा का मान 0 से लेकर अधिकतम मान I0 तक परिवर्तित होता है। यदि धारा I0 बराबर 0, धारा I से यानी धारा 0 से I0 तक परिवर्तित होती है, तो कुल कार्य W हम इसी का समाकलन कर देंगे। dw बराबर L स्थिरांक है, बाहर रहेगा, I di 0 से लेकर I0 तक, ये बराबर हुआ 1/2 L I0 स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर आएगा, I²/2 आएगा, तो I स्क्वायर एक जगह I0 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो इतना बचेगा, तो हाफ L I0 स्क्वायर, ये अधिकतम मान है। यही चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कुंडली में संग्रहित होती है। इसलिए कुंडली में संचित ऊर्जा ये तो हो गया कि किसी भी
कुंडली में उसके चुंबकीय क्षेत्र में जो किया गया कार्य है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये इतना तो हो गया हमारा स्वप्न प्रेरण से संबंधित। 2 कुंडलियों के हम लोगों ने स्वप्न प्रकृति में निकाले, और ये आगे इसके बाद हम लोग अननोन प्रेरण पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।